चलिए, आज का पहला केस स्टडी का क्वेश्चन है हमारा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर का केस स्टडी। काफी सारा केस स्टडी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा फाइनल डिस्कशन रहेगा जिसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। MM लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल कार एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट पुणे। The demand of car is increasing at 20% annually। बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ तो कंपनी का बहुत अच्छा है। 20% पर ईयर इंक्रीज कर रहा होगी कार कंपनी। इट इज प्लानिंग टू सेट अप द न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट इंदौर। पुणे में एक फैक्ट्री तो है ही, इंदौर में भी एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है। फॉर दिस द कंपनी विल रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ एज फिक्स्ड कैपिटल एंड 400 करोड़ एज वर्किंग कैपिटल, है ना। 1500 करोड़ भी चाहिए फिक्स्ड कैपिटल के लिए, 400 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए। द कंपनी हैज ऑलरेडी अरेंज्ड इट्स वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी अरेंज कर चुका है। तो स्टेट एनी 3 फैक्टर दैट द फाइनेंस मैनेजर शुड कीप इन माइंड अरेंजिंग द फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल को अरेंज करने के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसमें क्या था, फिक्स्ड कैपिटल अरेंज कर लिया था और आपको फैक्टर बताना था वर्किंग कैपिटल के लिए। और इस क्वेश्चन में आपको जस्ट उल्टा कर दिया है, वर्किंग कैपिटल अरेंज हो गया है और फिक्स्ड कैपिटल का आपको क्या बताना है, फैक्टर बताना है। ठीक है, चलिए एक एक करके बताते जाइए फटाफट कि क्या क्या होगा। वेरी गुड। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन सर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल, है ना, बिजनेस साइकिल, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, चॉइस ऑफ टेक्निक, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है ना। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इस पे भी फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है अफेक्ट होता है। बिजनेस साइकिल, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, ग्रोथ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्या होगा, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। वेरी गुड, है ना। तो ये फैक्टर्स को अगर 3 नंबर में, इस तरीके का क्वेश्चन जनरली 3 नंबर में पूछा जाता है, तो 3 फैक्टर्स को लिख के तीनों फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा बैंक, वाह क्या बात है, हमारा बैंक हैज ओवर 1.5 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर। बहुत सेटिस्फाइड कस्टमर रखा हुआ है भाई। However, recently some of them started leaving the clientele of bank। मतलब कुछ clients जो है ना वो छोड़ रहे हैं बैंक को, मतलब वो अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, पैसा निकाल ले रहे हैं, मूव कर रहे हैं किसी और बैंक के पे। The reason behind this was that the services of the bank was extremely good। रीजन गुड है मतलब कि सर्विस तो बहुत अच्छा है। People always complained about lack of ATM facility in the bank। सर्विस बहुत अच्छा है, सर्विस देने में नो डाउट, मगर एटीएम का फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है। यानी कि ये लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल का कमी है ना। डेली बेसिस पे सर्विस अच्छा मिल रहा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल का फंडा एकदम सही है, ब्रांच में हर तरीके का फैसिलिटीज अवेलेबल है, मगर आपके पास एटीएम नहीं है। और एटीएम बैंक के लिए क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का जगह होता है ना। आप एक बार एटीएम खरीदते हैं तो आपको सालों तक वो यूज होता है, तो एटीएम इसके पास कमी है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड स्टॉप द क्लाइंट गो अवे, द बैंक डिसाइडेड टू गो फॉर कोलैबोरेशन विथ तुम्हारा बैंक। वाह 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 क्या बात है, हमारा बैंक जो है वो कोलैबोरेट करेगा तुम्हारा बैंक से। ठीक है, समझ रहे हो, हमारा बैंक यहाँ पर कोलैबोरेट करेगा तुम्हारा बैंक से। चलो भाई देखते हैं तुम्हारे बैंक में क्या खासियत है। तो तुम्हारा बैंक इज अ न्यू बैंक एंड नो वे नियर टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर सर्विसेज ऑफ हमारा बैंक, बट इट हैज एक्सेप्शनल एटीएम फैसिलिटी। देखिए, तुम्हारा बैंक जो है वो नया बैंक है और कॉम्पिटेंसी की बात करें तो नो वे नियर टू द कॉम्पिटेंसी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे खास बात क्या है ना, यहाँ पर एक दूसरे का नीड फुलफिल करने की बात हो रही है। हमारा बैंक का प्रॉब्लम क्या है,
कि भाई इसके पास एटीएम नहीं है, मगर तुम्हारा बैंक के पास खास बात क्या है, हैज इट हैज एक्सेप्शनल, है ना, एक्सेप्शनल एटीएम फैसिलिटी, मस्त एकदम, मतलब हाई टेक्नोलॉजी का एटीएम फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर। तो व्हाट डू यू थिंक is going to be the impact of this collaboration on fixed capital investment of the हमारा बैंक गिव रीजन। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोलेबोरेशन होगा हमारा बैंक और तुम्हारा बैंक के बीच में, ये कोलेबोरेशन किस तरीके से फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा, है ना। चलिए, यानी सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे कोलेबोरेशन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो भाई तुम्हारा हमारा बैंक को, है ना, इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दिस कोलेबोरेशन विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, है ना। दिस विल लोअर द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, है ना। इस तरीके का एक ये भी हम लोग देखे थे जहां पर लीज फैसिलिटी ले रहा था, है ना। जैसे प्रॉपर्टी आपको खरीदना है ना, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना, तो आप लीज पे ले लिए, तो वहां पर भी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर एटीएम फैसिलिटी को इनहेंस करने के लिए ये लोग क्या किया कि चलो भाई एटीएम फैसिलिटी इनहेंस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से कोलेबरेट कर ले ताकि एटीएम को हमको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़े। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसको क्या कर देगा, एकदम से रिड्यूस कर देगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका, राधिका जी हैं, हाँ राधिका जी, राधिका एंड वानी who are young fashion designer left their job with a famous designer chain to set up a company fashionate private limited, है ना। ये दोनों जॉब अपना छोड़ दिया और अपना बिजनेस, है ना, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रही है। और है ना, 9 to 6, 9 to 6 वाला जो जिंदगी है उसको वो खत्म करना चाहती है। 9 to 6 समझ में आता है ना, जॉब वाला जिंदगी, सुबह 9 बजे जाना है और 6 बजे ऑफ हो जाना है ना, मिनटोस जिंदगी ये लोग जीना चाहता है। दे डिसाइडेड टू रन अ बुटीक ड्यूरिंग द डे एंड कोचिंग क्लासेस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग इन इवनिंग। मतलब ये लोग इतना अच्छा पढ़ लिए कि ये लोग बुटीक तो चलाएगी, साथ ही साथ सोची क्यों ना हम बच्चों को कोचिंग क्लासेस भी दे ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो। फॉर कोचिंग सेंटर दे हायर्ड फर्स्ट फ्लोर ऑफ द नियर बाई बिल्डिंग, और आसपास के ही फैक्ट्री के पास, मतलब अपना कंपनी के पास वही के बिल्डिंग ली। द मेजर एक्सपेंसेस वाज मनी स्पेंट ऑन फोटोकॉपिंग ऑफ नोट्स फॉर देयर स्टूडेंट। अब भाई स्टूडेंट है तो नोट्स तो मांगेगा ही, और नोट्स मांगेगा तो फोटोकॉपी करना पड़ेगा, और फोटोकॉपी करने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जा रहा था। They thought of buying a photocopier, knowing fully knowing fully that their scale of operation was not sufficient to make full use of the photocopy। अच्छा, ये लोग सोचे कि भाई क्यों ना, अब फोटोकॉपी में ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है तो हम लोग एक फोटोकॉपियर मशीन ही ले लें। मगर इसको पता है कि हम लोग के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम उस फोटोकॉपी मशीन का फुल्ली यूटिलाइजेशन कर पाए, मतलब उस लेवल पे इनका काम जो है सो नहीं चल रहा, तो उस लेवल पे काम ही नहीं चल रहा है, इसलिए वो लोग फोटोकॉपी मशीन का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फैशन प्राइवेट लिमिटेड, प्रवीण एंड रमेश वर कैरिंग ऑन, अच्छा प्रवीण और रमेश जी का एंट्री हुआ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस इन द नेम ऑफ न्यू प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, जिस बिल्डिंग में ये लोग का कंपनी था उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में एक और दुकान था, स्टेशनरी का बिजनेस था। राधिका अप्रोच्ड प्रवीण with the proposal to buy photocopier jointly which could be used by both of them without making separate investment। ये दिमाग लगाई, है ना, रमेश को, राधिका रमेश को अप्रोच की कि भाई मिल के हम लोग फोटोकॉपी मशीन ले लेते हैं, इससे फायदा क्या होगा कि आपको
दोनों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक जगह पे रहेगा, आप भी यूज करिए, हम भी यूज करेंगे, है ना। तो बोथ ऑफ देम with the photocopier jointly could be used by both of them making separate investment. Praveen agreed to this, और प्रवीण एग्री भी करेगा। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैशन प्राइवेट लिमिटेड। बताइए क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको बताना है। तो सिंपल सा बात है, मतलब इतना, है ना, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया और एक छोटे से बात पे आके अटक गया कि सर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में कौन सा फैक्टर का बात कर रहा है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं ना, तो उन सारे फैक्टर्स में यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। तो देखो, अगर ये फोटोकॉपी मशीन लीज पे ले लेता तब प्रॉब्लम नहीं था वहां, तब हम लोग लीज फैसिलिटी बोल देते, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, रमेश और राधिका दोनों कोलेबरेट करके काम कर रही है, तो लेवल ऑफ कोलेबरेशन का बात हो रहा है ना। तो बहुत सारे बच्चे का जवाब आया है, वेरी गुड, प्रिया, शानवी, अनुराग, हर्ष, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अनन्या, चलो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर लिविंग हिज जॉब wanted to start a private limited company with his son। अपने बेटे के साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। His son was keen that company may start manufacturing of mobile phone with some unique features, है ना, यूनिक फीचर देना चाहता है। रिजुल भट्टाचार्य felt that the mobile phones are prone to quick obsolescence and a heavy fixed capital investment would be required regularly in the business। सही बात है भाई, उसके रिजुल जो है वो जानते हैं कि मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल भाई ऐसा चीज है जो क्विक ऑब्सोलेंस होता है। क्विक ऑब्सोलेंस मतलब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी गति से अपग्रेड करता है, तो ऑब्सोलेंस इसका ज्यादा है। आप 2 साल 3 साल में आपका सारा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाता है, इवन 2 साल में हो जाता है ना। और फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। देयरफॉर ही कन्विंस्ड हिज सन टू स्टार्ट फर्नीचर बिजनेस। तो भाई अपने बेटे को समझाया बुझाया और बोला कि भाई फर्नीचर बिजनेस ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन ज्यादा नहीं है, और एक बार अगर कोई मशीन खरीदिए तो वो लंबा समय तक चलेगा। सही बात है। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर पूछ रहा है फिर से, पिछले क्वेश्चन में भी फैक्टर ही पूछा था, इस क्वेश्चन में भी फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विच मेड रिजुल भट्टाचार्य टू चूज द बिजनेस फर्नीचर बिजनेस ओवर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को इग्नोर किया रिजुल और फर्नीचर बिजनेस सेलेक्ट किया। कौन से फैक्टर को ध्यान में रखे, आखिर कौन सा फैक्टर था जो इसको मजबूर किया कि भाई आप ये ऑप्शन की ओर जाइए। वेरी गुड, बहुत बच्चों का जवाब आ रहा है। सानवी, आकृति, हर्ष, साक्षी, प्रिया, अनन्या, अनुराग, अभिषेक, आदित्य, मीनाक्षी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात हो रही है यहाँ पे। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के फैक्टर को जब ध्यान में रखा रिजू, तो इसको समझ में आया कि भाई यहाँ पे क्विक ऑब्सोलेंस होता है और हैवी इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो अगर हम समय रहते उसको उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाए तो लॉसेस होने का चांसेस, इसलिए वो टेक्नोलॉजी के कारण फर्नीचर बिजनेस को ऑप्ट किया, क्योंकि यहाँ पर अपग्रेडेशन थोड़ा कम होता है। चलिए, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, अ कंपनी वाइट वाइट सीट, बड़ी अच्छा है, is a successful bedsheet सेलिंग कंपनी। अच्छा, बेडशीट बनाती है, बहुत अच्छी बात है, बेडशीट की कंपनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये जुड़ा हुआ है। इट सेल्स 1 करोड़ वर्थ सीट टू अ कॉर्पोरेट कस्टमर। अच्छा, अपने कुछ कॉर्पोरेट कस्टमर को 1 करोड़ का बेडशीट बेचता है। द कंपनी गिव 2 month of the client give a period of 2 months to the client to pay for the bedsheet। अच्छा, 2 महीने का क्रेडिट पॉलिसी भी ये लोग चला रहे हैं, है ना, अपने क्लाइंट को
मंथ का क्रेडिट पॉलिसी देते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कंपनी सेंड एन इनवॉइस टू द कस्टमर एंड द इन्वेंट्री अकाउंट गेट रिड्यूस्ड बाय 1 करोड़। अच्छा, क्या कह रहा है, द कंपनी सेंड इनवॉइस टू द कस्टमर। जैसे ही कंपनी, ये अकाउंट से देखो रिलेट कर रहा है पूरा, जैसे ही कंपनी अपने कस्टमर को इनवॉइस भेजती है, द इन्वेंट्री अकाउंट गेट रिड्यूस्ड। जाहिर सी बात है, आप इनवॉइस बेचे हैं यानी कि क्या मतलब है इसका, कि आप गुड्स जो है वो सेल कर दिए। अब जैसे ही आप सेल करते हैं, आपका जो इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, इन्वेंट्री आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सही बात है। अच्छा, द अकाउंट रिसीवेबल इज इंक्रीज्ड बाय 1 करोड़। और चूंकि आप 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, तो आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका, अकाउंट रिसीवेबल में क्या आता है, दो चीज आता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में क्या आता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। तो आपका डेटर जो है अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितने से, 1 करोड़ रुपए से। और when its corporate client pay within the 2 months, the cash is increased by 1 crore and the account receivable is reduced by 1 crore। पूरा अकाउंट से रिलेट कर रहा है। तो जब आपका कस्टमर आपको पैसा दे देता है, जब आपका कस्टमर आपको पैसा दे देता है, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका रिड्यूस हो जाता है और कैश आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एक चेन बना देते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप सेल किए, इन्वेंट्री आपका घट गया, तो जैसे ही इन्वेंट्री घटा तो आपका लगे हाथ क्या इंक्रीज हो गया, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया। चलिए, फिर जब आपका क्लाइंट पेमेंट करता है 2 महीने के बाद, तो कैश आपका इंक्रीज हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस तरीके से एक चेन बना रहा है। चलो ठीक है, अब 4 क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। इन द अबव फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ विच कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव बीन हाइलाइटेड। इसेंशियल इंग्रेडिएंट पूछ रहा है। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप कह सकते हो, यहाँ पर जो भी बात कर रहा है, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। बात कर रहा है कि नहीं, इन्वेंट्री किसका पार्ट होता है, वर्किंग कैपिटल का। कैश किसका पार्ट होता है, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल का। और आपका है ना, और यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल भी किसका पार्ट होता है, वर्किंग कैपिटल। तो सिंपली अगर बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको हम बताए थे, जब हम पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या होता है ना। वेरी गुड, बहुत बच्चों का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। ज्योति, सानवी, अनन्या, अभिषेक, आकृति, अमन, साक्षी, आकृति, अनन्या, अनुराग, सानवी, सबका नाम है। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या होगा, कैपिटल बजटिंग, है ना। हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या देते हैं, कैपिटल बजटिंग। और ये जब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए भी थे कि 1 नंबर में ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी हम लोग बोलते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is related to the selection of best financing or investment alternatives. Which concept of financial management is related to the selection of financing or investment alternatives, है ना। कह रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। ठीक है, वेरी गुड, फाइनेंशियल डिसीजन इज अ राइट आंसर। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, और इस तरीके का क्वेश्चन 4 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो एकदम इजी है कैरी करना, इसको सॉल्व करना, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले है भाई।
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हम लोग आपको दिए, हमने आपको 22 अगस्त को दिया था। उसका पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इन द सबसे अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो दो, एक है आपका होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट वाला, और दूसरा है कपड़े का। इन द पास्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, in the past the performance of the company has been up to the exceptions. The in line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. कंपनी सोचा भाई अपने मशीन को अब अपग्रेड किया जाए, बिजनेस अच्छा चल रहा है। फॉर दिस फाइनेंस मैनेजर डालमिया estimated the amount of fund required and the timing. टाइमिंग भी फिक्स किया कि भाई कब तक हमको क्लियर कर लेना अपना ये अपग्रेडेशन, और इस अपग्रेडेशन में कितना पैसा लगेगा इवेल्युएट कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, जब तक आप प्लानिंग वगैरह नहीं करेंगे प्रॉपरली तब तक फिर दिक्कत है। तो दिस विल help the company in linking the investment and the financing decision on a continuous basis. Dalmia therefore began with a preparation of a sales forecast for the next 4 year. डालमिया एक और प्रिपरेशन किया कि पिछले नेक्स्ट 4 सालों में सेल फॉरकास्ट क्या होगा। सेल फॉरकास्ट मतलब क्या होता है, आने वाले समय में कितना सेल होगा, एस्टिमेटेड सेल इवेलुएट करना, ये हर कंपनी करती है। He also collected the relevant data about the profit estimated in the coming year, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया। जब एस्टिमेटेड सेल कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। By doing this, he wanted to be sure about the availability of fund from the internal source of business. By doing, है ना, by doing this, he wanted to be sure about the availability of fund from the internal source of business. Internal source of business से कितना पैसा आ सकता है। For the remaining fund, he is trying to find out alternative source of फ्रॉम आउटसाइड। तो सबसे पहले ये सोचा कि डालमिया जी कि ये जो अपग्रेडेशन है, इस अपग्रेडेशन के लिए कितना पैसा इंटरनली हम कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो बचा कुचा है वो आउटसाइड से कलेक्ट करेंगे। चलिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पारा। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है ना, और हम लोग पता है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड बाय द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सो आइडेंटिफाइड। तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने के बाद समझ में आया, सबसे पहले तो यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा है रिक्वायरमेंट, कि कितने फंड का रिक्वायरमेंट है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे तो कितने फंड का रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद कितना सेल फॉरकास्ट होगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, फिर उसके बाद लास्ट में आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से, इंटरनली कितना आएगा और एक्सटर्नली कितना आएगा। ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ फंड की बात भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा है ना, ये कौन सा किसकी बात कर रहा है, ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बच्चों का जवाब आया है। अच्छा, एक और चीज इसी क्वेश्चन में पूछा है, ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। इस फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, है ना, एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड, एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव आप लिख दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड एस्टिमेशन ऑफ फंड, दोनों आप लिख सकते हैं, और इसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा।
प्रिवेंट शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड, वेरी गुड। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कभी शॉर्टेज ऑफ फंड ना हो और कभी भी इनफ आइडियल फंड ना आ जाए, है ना। सरप्लस ऑफ फंड कहने का क्या मतलब, आइडियल फंड ज्यादा ना हो जाए जिससे के कारण कंपनी को बैठे बिठाए लॉस बियर करना पड़े। अब जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट है मात्र 50 लाख रुपीस का, हम 70 लाख रुपीस अरेंज कर लिए, तो ये जो 20 लाख रुपीस आइडियल रखा हुआ है वो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट है, और वो कॉस्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि है ना अननेसेसरली का फंड अरेंज नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड प्रिया और आदित्य, चलिए बहुत अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारा लिमिटेड is a company manufacturing cotton yarn. It has been consistently earning good profit from many years. बहुत सालों से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। This year too, it has been able to generate enough profit. There is availability of enough cash in the company and good prospects for growth in future. इनफ कंपनी लगातार हर साल से कमा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक और पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश, कैश का भी कोई कमी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई प्रॉफिट कमाएगा तो कैश का कमी कैसे हो जाएगा। द कंपनी एंड गुड प्रोस्पेक्ट्स इन ग्रोथ इन फ्यूचर। It is well managed organization and believes in quality, equal employment opportunity and good remuneration policy. कंपनी गुड क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रखता है, एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस रखता है एंड रेन्यूमरेशन पे भी फोकस रखता है कि सबको सही अच्छा सैलरी मिलना चाहिए ताकि वर्कर खुश रहे। इट हैज मेनी शेयर होल्डर हु प्रीफर टू रिसीव रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कंपनी ना ऑलरेडी शेयर भी इशू करके रखा है और इनके पास वैसे शेयर होल्डर हैं जो रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट करते हैं। रेगुलर इनकम मतलब कि मिडिल क्लास वाले लोग जो होते हैं ना, या फिर पेंशन वाले लोग, वो लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं और वो लोग चाहते हैं कि भाई हमको रेगुलरली अगर ये कंपनी डिविडेंड दे दे तो बल्ले बल्ले है। चलो, इट हैज टेकन लोन ऑफ 40 लाख फ्रॉम IDBI and is bound by certain restriction on the payment of the dividend according to the terms of loan agreement. अच्छा, एक और फंडा यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको कि ये जो सारा लिमिटेड है 50 लाख रुपए का लोन लेके रखा है, सॉरी 40 लाख रुपए का लोन लेके रखा है IDBI बैंक से। और IDBI बैंक जो है वो कुछ कॉन्स्टेंट करके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, रेस्ट्रिक्शन करके रखा है कि भाई लोन दिए हैं तो कुछ मेरे अकॉर्डिंग आप डिविडेंड बांटोगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे क्या रेस्ट्रिक्शन है। The above discussion about the company leads to the various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed by the company. Quoting the line from the above decision, identify and explain 4 such factor। देखिए, तो डिविडेंड डिसीजन के बारे में आपको बताना है कि 4 ऐसा फैक्टर बताओ, इन लाइन में से 4 ऐसा फैक्टर बताइए जो डिविडेंड डिसीजन को इंपैक्ट करता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं और हमको लगता है कि ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए थे। चलो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। सबसे पहले कि भाई कंपनी को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो रहा है, रेगुलरली कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फ्रॉम मेनी ईयर। तो कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट पहला फैक्टर। डिविडेंड देने वक्त हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी का कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट में आप देखिए, डिविडेंड बांटने वक्त हम लोग इनफ कैश की भी बात करते हैं, है ना, इनफ कैश की भी बात करते हैं। तो ये भी आपको दिख रहा है इनफ कैश अवेलेबल। ऐसा नहीं हो कि कंपनी डिविडेंड बांटने के चक्कर में कैश का शॉर्टेज कर दी, ऐसा शॉर्टेज हो गया कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इनफ कैश अवेलेबल है। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कंपनी के पास जो शेयर होल्डर हैं वो रेगुलर इनकम वाले हैं,
मतलब वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी की तरफ से हमको रेगुलरली मिले, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, है ना। शेयर होल्डर प्रेफरेंस ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि मिडिल क्लास के लोग, यहाँ पर मिडिल क्लास तो नहीं बोला, रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। एंड लास्ट है आईडीबीआई बैंक से लोन लेके रखा है जहां की रेस्ट्रिक्शन इम्पोज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका 4 फैक्टर था। सबसे पहला कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट, कैश फ्लो पोजीशन, फिर उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ हमारा जितना भी केस स्टडी था वो ओवर हुआ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि इसका बेनिफिट औरों को मिल सके। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।